Hello friends, in today class we are going to start your topic supply. अभी तक आप एज ए कंज्यूमर थे, मतलब आप एज ए कंज्यूमर स्टडी कर रहे थे। कौन सा टॉपिक? डिमांड टॉपिक। लास्ट 2 क्लासेस में हमने डिमांड टॉपिक को स्टडी किया कि एज ए कंज्यूमर जब आप थे तो किस प्रोडक्ट की डिमांड करते थे, किस प्राइस पर आप उस प्रोडक्ट को परचेज करना लाइक करते थे, या फिर डिमांड में इलास्टिसिटी कहाँ पर थी। मतलब प्राइस में चेंज आने से आपकी डिमांड कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी, या फिर इनकम में चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही थी, या क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में के प्राइजेस में चेंज होने से आपकी डिमांड चेंज हो रही थी। तो अभी तक आपने एज ए कंज्यूमर डिमांड टॉपिक को स्टडी किया, ठीक है। आज की क्लास में आप बनने वाले हो प्रोड्यूसर। रेडी हो प्रोड्यूसर बनने के लिए? बिल्कुल। आज की क्लास में आपको प्रोड्यूसर। अब देखो, आप मान लो प्रोड्यूसर हो, सेलर हो। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए कब तैयार होगे? आप तभी रेडी होगे जब आपको उसका प्राइस ज्यादा मिलेगा, है ना। जब आप कंज्यूमर थे तो आप सोच रहे थे मुझे प्राइस कम मिलेगा तो मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। अब एज ए सप्लायर, एज ए सेलर, आप क्या सोचोगे कि जब उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तभी मुझे प्रॉफिट ज्यादा होंगे और तभी मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होऊंगा। तो सप्लाई का मीन्स क्या होता है? सप्लाई मीन्स कि जब एक सप्लायर मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और एक पर्टिकुलर प्राइस पर, राइट। अगर देखिए वो सेल करने के लिए अभी रेडी नहीं है और सामान उस प्रोड्यूसर के पास पड़ा है, तब तक वो स्टॉक कहलाता है। जब वो सेलर रेडी है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पर, तब वो सप्लाई बन जाता है, राइट। अब देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहेगा? सेलर को कब प्रॉफिट होगा? सेलर हमेशा यही सोचेगा, आप हमेशा क्या सोचोगे कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तभी मैं अपनी सप्लाई इंक्रीज करूंगा, और जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो मैं अपनी सप्लाई भी डिक्रीज कर दूंगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई में सबसे मेन चीज हम यहाँ पर वही चीज जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड में कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में जो चेंज होता है वो लॉ ऑफ सप्लाई में हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर करता है? प्राइस इंक्रीज होगा तो सेलर अपनी सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो सेलर अपनी सप्लाई भी डिक्रीज कर लेगा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई का अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसका कर्व बनता है, जो सप्लाई कर्व बनता है, प्राइस एंड प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस कम था तो सप्लाई भी कम थी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता गया सेलर अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज करते गए, राइट। तो ये है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अब अजम्पशंस क्या होती हैं लॉ ऑफ सप्लाई की? अजम्पशंस देखिए क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। अजम्पशंस मींस अब यहाँ पे क्या है, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई में कौन से सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर किया जाता है? ओनली एंड ओनली प्राइस। प्राइस में चेंज आने से मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ तभी आपने सप्लाई बढ़ाई सेलर ने, तो सेम ऐसे ही मतलब जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स, ये सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वो कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो सकता है या फिर आपका प्रोडक्शन के फैक्टर्स, उनका कितना भी प्राइस इंक्रीज हो जाए या कितनी भी फर्म्स आ जाए, आपकी फर्म का कोई भी गोल हो या सेलर की कुछ भी एक्सपेक्टेशन हो फ्यूचर प्राइस को लेकर, या गवर्नमेंट की क्या सब्सिडी पॉलिसी है, क्या टैक्स पॉलिसी है, अदर गुड्स का क्या प्राइस है, इनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इनसे लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर करता है और वो है प्राइस, ठीक है। तो बाकी जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनमें क्या रहता है? नो चेंज, मतलब वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, राइट। तो ये थी आपकी अजम्पशंस लॉ ऑफ सप्लाई की। अब अगर हम देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं तो आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना ही क्यों फिक्स किया गया, ये प्रोडक्ट मार्केट में इसी प्राइस पर क्यों सेल हो रहा है, ठीक है। तो अब वो प्राइस कैसे सेट होता है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी।
अब कैसे प्राइस सेट होता है आपका, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपना डिमांड कर्व, आज की क्लास में हमने अपना सप्लाई कर्व देखा। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका डिमांड कर्व है, यहाँ पर आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है। अब ये आपका डिमांड कर्व है एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोनों डिमांड एंड प्राइस इस पॉइंट पर आकर मैच कर जाते हैं, तो ये जो है ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट मींस यहाँ पर इस पॉइंट पर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाइड हैं, मतलब दोनों इस प्राइस पर, कंज्यूमर इस प्राइस पर अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी है और प्रोड्यूसर इसी प्राइस पर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ आर सेटिस्फाइड इन दिस पॉइंट। क्यों सेटिस्फाइड है वो, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ा सा इससे ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्राइस इंक्रीज है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज है तो डिमांड क्या है, बट कम है। प्राइस इंक्रीज है, डिमांड कम है और सप्लाई इस पॉइंट पे ज्यादा हो रही है ना, सप्लाई ज्यादा हो रही है। अगर यहीं पर अगर हम देख लें प्राइस कम कर दे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी ज्यादा हो जाएगी, बट आपकी सप्लाई जो है उतनी ही कम होने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी सप्लाई उतनी ही कम हो जाएगी। एक सेकेंड, ये देखिए प्राइस जैसे ही आपका 60 से 70 हुआ, ठीक है 60 से 70 हुआ तो क्या हो गया, आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई और सप्लाई इंक्रीज हो गई। बट प्राइस 60 से 50 हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो गई एंड सप्लाई आपकी डिक्रीज हो गई। अब कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां पर दोनों सेटिस्फाई हैं, ये जो ई पॉइंट मतलब ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, यहाँ पर क्या है कि जो प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई है और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है। तो 60 रुपीज में 500 क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सेल होने के लिए आपका प्रोड्यूसर भी तैयार है सेल करने के लिए और कंज्यूमर भी इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम देखें कि सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, कि मार्केट में सप्लाई बनती कैसे है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है। जैसे आपने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में चेंज कब होता है, ऐसे ही सप्लाई में चेंज कब होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखो प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में जितना चेंज आया, ठीक है, वो क्या है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब सेम एज जैसे आपने किया था 5 डिग्रीज होती हैं डिमांड की, बिल्कुल वैसे ही है सेम, ये 5 डिग्रीज होती हैं आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। ठीक है, अब 5 डिग्रीज कौन कौन सी की थी आपने, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, इक्वल्स टू 1, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। यही 5 डिग्रीज आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में होती है, बिल्कुल सेम ही है, बस आपको क्या करना है, डिमांड की जगह सप्लाई करना है यहाँ पर, बाकी सारा कुछ इसमें बिल्कुल इसमें सेम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आपका अगर सप्लाई मोर देन इलास्टिक कब होगी, मोर देन 1 इलास्टिक कब होगी, यहाँ पे देखो प्राइस में थोड़ा सा भी, प्राइस में लिटिल चेंज हुआ बट आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो क्या है आपकी मोर देन 1 है। अगर यहीं पर प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया बट आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, अब ज्यादा डिफरेंस नहीं आया तो इट मीन्स क्या है, लेस देन 1 है, मीन्स इन इलास्टिक है। अगर हम यहीं पे बात करें जितना आपका प्राइस में चेंज आया सेम उतना ही आपका क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया, इट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक, राइट। और यहीं पे अगर हम देखें कि प्राइस आपका सेम है, प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस सेम है और इस पर क्वांटिटी कितनी भी आपकी चेंज हो सकती है, तो ये क्या है आपकी सप्लाई है क्या है, इन्फिनिटी तक जा सकती है इस सेम प्राइस पर, इट मीन्स क्या है, ये परफेक्टली इलास्टिक है। और यहाँ पर क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब आपकी क्वांटिटी इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है सप्लाई की, प्राइस आपका चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपकी सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये 5 डिग्रीज है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, राइट। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी
सप्लाई को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, राइट। अब देखिए प्राइस ऑफ ए गुड, ये किसी भी चीज का क्या प्राइस है उस पर आपकी सप्लाई डिपेंड करती है। अभी जैसे अभी आप सेलर हैं, ठीक है, अब सेलर आप अपना अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप क्या सोचोगे कि मैं अभी सप्लाई अपनी इंक्रीज कर देता हूँ, सप्लाई बढ़ा देता हूँ, मार्केट में मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि अगर प्राइस कम हो रहा है इस टाइम पे मार्केट में, तो आप क्या सोचोगे कि अभी सप्लाई नहीं करते क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाले हैं, तो यहाँ पे अपनी सप्लाई कम कर दोगे। तो इट मीन्स उस गुड का, उस चीज़ का क्या प्राइस है उसके ऊपर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करती है कि आप कितना प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले हो मार्केट में, राइट। अब नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, उसके बेसिस पर भी आपकी आज की सप्लाई इम्पैक्ट करेगी। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है किस चीज का, तो आप क्या करोगे, अभी सप्लाई रोक के रख लोगे, मतलब उसका स्टॉक इकट्ठा कर लोगे, सोचोगे जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं इसको मार्केट में निकालूंगा, राइट। तो ये क्या है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, इसके बेसिस पर भी आपकी सप्लाई डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट है कंडीशंस रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेन चीज कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले एक सेलर, एक प्रोड्यूसर क्या देखेगा कि मेरी कॉस्ट कितनी लगी है, जो मैंने प्रोडक्शन किया है, जो मैंने चीज को बनाया है, उसके पीछे मेरी कितनी कॉस्ट है, उसके बेसिस पर ही वो सप्लाई करेगा, उसके बेसिस पर ही उसी प्राइस पर, मतलब जितना अपना प्रॉफिट का मार्जिन है उसको रखते हुए ही वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तो प्राइस क्या है उस चीज का, फ्यूचर में क्या प्राइस चेंज होने वाला है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट है देखिए नेचर ऑफ ए गुड, कि जो आप जिस भी प्रोडक्ट की आप सप्लाई करने वाले हैं वो किस नेचर की है। अब मान लीजिए नेचर भी गुड्स की अलग अलग होती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम पेरिशिएबल गुड्स हैं। अब पेरिशिएबल गुड्स मान लीजिए कौन सी होती हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। आप ये लगा लीजिए टोमेटो, ठीक है। अब टोमेटो है, आप क्या सोचोगे, न्यूज में आ रहा है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद टोमेटो के जो प्राइस है 100 रुपीज kg हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि 1 महीने बाद टोमेटो के प्राइस 100 रुपीज kg हो जाएंगे। तो एक सप्लायर, एक सेलर क्या करेगा कि क्या मैं टोमेटो का स्टॉक इकट्ठा कर लूं, जब 100 रुपए किलो होंगे तब मैं उसे बेचूंगा। क्या ऐसा वो कर सकता है? नहीं। क्या वो टोमेटो का स्टॉक रख सकते हैं? नहीं रख सकता, क्योंकि वो तो खराब हो जाएंगे ना। तो जो पेरिशिएबल गुड्स हैं उनका वो प्राइस बढ़ने की या कम होने की वेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेरिशिएबल नेचर के हैं, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो वो जिस भी प्राइस पे हैं उन्हें उसकी सप्लाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये तो थी आपकी पेरिशिएबल गुड्स। अब नेक्स्ट है आपकी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो लॉन्ग टाइम तक आप संभाल के रख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर है या कुछ भी इस तरह के प्रोडक्ट है जिनको आप आराम से रख सकते हो, जो खराब होने वाले नहीं है ना। तो इस तरह की कमोडिटी में आप वेट कर सकते हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तब मैं इसे सेल करूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो या जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, उसकी नेचर किस तरह की है, वो पेरिशिएबल नेचर का है या ड्यूरेबल नेचर का है, उसके बेसिस पर आपकी उस प्रोडक्ट की सप्लाई डिपेंड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ टाइम, कि आपके पास टाइम कितना है सप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक प्रोड्यूसर के लिए कि आपको कितना टाइम मिला हो सप्लाई करने के लिए। अब टाइम भी अलग अलग हो सकता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे पहले हम लेते हैं वेरी शॉर्ट टाइम। अब वेरी शॉर्ट टाइम मतलब मान लीजिए आप किसी फर्नीचर की शॉप पे जाते हो, आपको एक ही दम याद आता है कि कल मेरे को घर पे कोई फंक्शन कराना है और मेरे को अपना फर्नीचर खरीदना है और मेरे को बड़ा सारा फर्नीचर खरीदना है, मेरे को 100 चेयर्स चाहिए और अपनी चाहिए और एक जैसी ही चेयर्स होनी चाहिए वो। अब आप फर्नीचर की शॉप पे जाते हो, उसको बोलते हो कि मुझे कल सुबह तक 100 चेयर्स, आप उसे मॉडल दिखा देते हो कि मुझे इस मॉडल की 100 चेयर्स ऐसे ही कल मॉर्निंग तक चाहिए। अब वो शॉपकीपर क्या करेगा, क्या वो आपको इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको वो 100 चेयर्स सेम एक जैसी ही अवेलेबल करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, लेबर भी लगेगी,
उसका रॉ मटेरियल, स्टॉक सब कुछ लगेगा। हो सकता है उतना रॉ मटेरियल उसके पास ना हो, उसकी लेबर पूरी ना आई हो, या लेबर हो कम हो, उसे और अरेंज करनी हो, तो क्या एक दिन में वो इतना सारा काम कर पाएगा? इतने सारे सामान की सप्लाई एक साथ कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है उसके पास। तो यहाँ पे क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में सप्लाई जो है हम चेंज नहीं कर सकते। वो क्या बोलेगा, मेरे पास ये 10 चेयर्स पड़ी हैं, एक जैसी बनी हुई है, अगर ये अच्छी लग रही है तो आप ये ले जाओ, और ज्यादा से ज्यादा मैं 10 और ऐसी बना सकता हूँ, मतलब मैं 20 तक ले जा सकता हूँ, बट कल तक मैं आपको 100 चेयर्स नहीं दे पाऊंगा। तो इट मीन्स क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आपका पूरा स्टॉक चाहिए, उतनी मशीनरी भी अवेलेबल चाहिए, है ना। और इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इन सब चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या रहता है, सप्लाई जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और यही अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड की, अब शॉर्ट टाइम पीरियड क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आप यही फर्नीचर के शॉप पर गए, आपने उनको बोला कि मुझे 1 मंथ के बाद ऐसी 100 चेयर्स चाहिए। अब उसके पास इतना टाइम है 1 मंथ का, मतलब वो कहीं ना कहीं से लेबर भी अरेंज कर सकता है ना। अगर उसके पास कोई मशीनरी या इक्विपमेंट नहीं है तो उसे भी परचेज कर सकता है या रेंट पे ले सकता है। अगर उसके पास स्पेस कम है तो वो उसको भी अरेंज कर सकता है। मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर मान लीजिए उसे 1 मंथ या 2 मंथ्स मिल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से फैक्टर्स को अरेंज करके आपकी सप्लाई को चेंज कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपकी सप्लाई फिर भी इलास्टिक रहती है शॉर्ट टाइम पीरियड में। यही अगर हम बात कर रहे हैं वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड की, वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड मतलब आप बोलो फर्नीचर की शॉप पे जाओ और बोलो कि मुझे अगले साल नेक्स्ट ईयर मुझे 100 चेयर चाहिए, तो 100 क्या वो बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे मुझसे 200 चेयर ले रहे नेक्स्ट ईयर। तो इट मीन्स आप सप्लाई को कितना भी चेंज कर सकते हो और जितनी डिमांड हो रही है उससे भी ज्यादा मार्केट में ला सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कि आपको कितना टाइम मिल रहा है, प्रोड्यूसर को कितना टाइम मिल रहा है, उसके बेसिस पर भी सप्लाई डिपेंड करती है। ठीक है। टाइम पीरियड कैसे कैसे है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड। इनके बेसिस पर कि प्रोड्यूसर के पास कितना टाइम है, उसके बेसिस पर वो सप्लाई अवेलेबल करवा सकता है मार्केट में उस प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट की कस्टमर डिमांड कर रहा है। राइट। अब ये थे आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कितनी सप्लाई चेंज हो सकती है मार्केट में और कौन कौन से फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी तक की देखिए, अभी तक की क्लास में आप क्या थे, एज ए सेलर थे। आपने देखा कि सेल, आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सेल कब करने के लिए रेडी है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, अजम्पशंस क्या होती हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, कि बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा। ये आपने अजम्पशंस देखी। फिर आपने देखा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी डिग्रीज है, 5 डिग्रीज है। इन 5 डिग्रीज को हमने कंसीडर किया, राइट। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, 5 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट आपका था प्राइस ऑफ ए गुड, कि उस चीज का प्राइस कितना है, फ्यूचर में कितना प्राइस होने वाला है, कंडीशंस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, कितना आपका प्रोडक्शन पे कॉस्ट लग रहा है, गुड की नेचर क्या है, पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है, लेंथ ऑफ टाइम में आपके पास कितना टाइम है कि आप उतनी सप्लाई मार्केट में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, राइट। तो ये जो टॉपिक था ये था आपका सप्लाई का। उसके बाद हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी इसमें, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, कि जब मार्केट प्राइस जो है सेट होता है, जहां जिस भी पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई मैच कर जाते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट। मार्केट का नाम सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है, जाते हो मार्केट, आजकल जा रहे हो आप मार्केट, कौन कौन जा रहा है मार्केट? मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत कम स्टूडेंट ही बाहर निकल रहे होंगे आज के टाइम में मार्केट में, क्योंकि क्या है हमारे पास
और भी ऑप्शन है वो मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगी, क्या ऑप्शन है, कैसे आप लोग शॉपिंग कर रहे हो, कैसे आप लोग प्रोडक्ट मंगा रहे हो, उस पर भी हम आएंगे अभी। अब देखो मार्केट क्या होता है, पहले आप क्या बने, बायर, ठीक है। बायर है आप, आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, आप कहाँ जाते हैं, सेलर के पास जाते हैं, राइट। अब यहां से आप क्या लेते हैं, गुड्स या सर्विस, कुछ भी हो सकता है वो, और इसके बदले में आप उसे क्या देते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस। फ्री में तो नहीं ले आते गुड्स, या फ्री में मिल रही हैं, ऐसा है कि फ्री में आपको दे रहे हैं, कोई भी सेलर आके ले जाओ फ्री में, नहीं, एक प्राइस देते हैं उस गुड्स या सर्विसेज के बिहाफ पर आप उसे। तो मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, किसके लिए, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने के लिए, जिसका एक प्राइस फिक्स किया जाता है। अब यहाँ पर ये तो थी एक मान लीजिए डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट है। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट वे में भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे आ सकते हैं, अगर हम बात करें अपनी ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, आप ऑनलाइन शॉपिंग में कि कांटेक्ट में तो आ रहे हैं ना, बायर और सेलर कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आप परचेज कर रहे हो, बट हाँ ये है कि आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप उनसे मतलब आपको पता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई भी आप परचेज करते हो सामान, तो उसके नीचे लिखा होता है कि इस सेलर से आपका सामान आएगा। तो क्या है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है, सेलर के पास भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास भी सेलर की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये आप डायरेक्टली भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो सकते हो और इनडायरेक्टली भी हो सकते हो एक दूसरे के कांटेक्ट में। अब मार्केट की फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए मार्केट की अगर हम फीचर्स की बात करें तो मार्केट में क्या है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर प्राइस सेट होना चाहिए और एक कमोडिटी होनी चाहिए। कमोडिटी मतलब कोई चीज परचेज करनी होगी आपने, तभी तो आप मार्केट में जाओगे ना, आप मार्केट में क्यों जाओगे, कोई भी गुड या सर्विस आपको परचेज करना होगा तभी मार्केट में जाओगे, तभी आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे। तो क्या है, कमोडिटी का होना बहुत जरूरी है, एक प्राइस सेट होना जरूरी है, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी मार्केट्स कौन कौन से टाइप की हो सकती है। अभी तक आप मार्केट में जाते हो बट आपको ये नहीं पता कि ये किस टाइप की मार्केट है, तो अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की मार्केट्स हो सकती हैं। देखिए आपके 5 टाइप्स की मार्केट्स हो सकती हैं। फर्स्ट है आपका परफेक्ट कंपटीशन, नेक्स्ट है आपका मोनोपोली, नोट करते रहिए आप साथ साथ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली। ये क्या है आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये आपकी 5 टाइप्स की मार्केट होती है। अभी हम इन्हें स्टडी करेंगे किस किस तरह की मार्केट्स होती हैं। फर्स्ट है आपका परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, देखो परफेक्ट कंपटीशन मींस ऐसी मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। सबसे मेन चीज क्या है, इनके प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस होते हैं और एक ही प्राइस पर वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। आज के टाइम पे वैसे परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल्स बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट एग्जांपल जो आज के टाइम पे जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो वो ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या आ जाती है कि बायर्स एंड सेलर्स तो बहुत सारे हैं बट होमोजीनियस प्रोडक्ट है और एक ही प्राइस सेट है उस प्रोडक्ट का। आप मतलब क्या है, आप मार्केट में प्राइस टेकर है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पर ही आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, आप उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कभी अपने नोट्स फोटो स्टेट करवाए होंगे, जेरोक्स करवाए होंगे,
तो आपको पता है कि जब मैं अपने नोट्स फोटो स्टेट करवाता हूँ तो एक आपका मान लो एक पेज का, यहाँ पे देखो आपने मान लो फोटोकॉपी कराया तो 1 पेज का मान लेते हैं हम 1 रुपी लगता है, ठीक है। अब क्या है, जितनी भी किसी ने भी मान लो फोटो स्टेट की शॉप खोलनी है, कोई भी खोल सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे देखो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो फोटो स्टेट कराते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, मतलब कोई भी आके अपनी शॉप खोल सकता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, अब वो फोटो स्टेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप की मशीन होती है और सेम ही टाइप का आपका पेपर होता है, उस पर सेम टाइप की इंक लगती है और उनको प्राइस भी एक ही सेट करना होता है। तो एक ही सेट हुआ है मान लो मार्केट में कि एक पेज का वो 1 रुपी लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि कोई शॉपकीपर ने अपनी नई नई शॉप खोली, अब वो सोच ले कि मैं एक यहाँ पे 1 पेज की जगह एक पेज को 2 रुपए में फोटो स्टेट करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या आप उसे फोटो स्टेट करवाओगे आप जाके? नहीं करवाओगे, ठीक है। अब मान लो एक शॉपकीपर आया, उसने सोचा कि मैं 1 पेज का प्राइस 50 पैसे रख देता हूँ। आप क्या करोगे? उसके पास जाओगे, भाग के जाओगे, आप बड़ी खुशी खुशी जाओगे कि सबसे कम प्राइस ये ले रहा है, अपने दोस्तों को ही बताओगे कि यहीं से फोटो स्टेट करवाओ। अब आप खुद सोच के देखो, क्या वो लॉन्ग टर्म तक इस मार्केट में सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो मार्केट से आउट हो जाएगा, क्योंकि इतनी तो उसकी कॉस्ट भी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं उसे लॉस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसे अपना प्राइस इतना ही रखना पड़ेगा, मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसे उतना ही प्राइस रखना पड़ेगा, परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो अब इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में देखो, डिमांड कर्व जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व किस तरह का बनता है। तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, अपने साथ साथ अपनी कॉपी पेन रखिए, जो मैं बोल रही हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो साथ साथ नोट करते जाओ, क्योंकि बहुत सारे आपके जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू पैटर्न पर हैं और इतने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेंगे आपके। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है कि आपका जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व यहाँ पे क्या है, जैसे अभी हमने कहा कि 1 रुपीज प्राइस होगा तो आपके पास कस्टमर, आपके पास स्टूडेंट बहुत सारे आएंगे, इन्फिनिटी तक आपकी डिमांड जा सकती है। और यही अगर आपने 2 रुपीज कर दिया या 50 पैसे कर दिया तो आपकी डिमांड कहाँ चली जाएगी? 0 पर चली जाएगी। तो मतलब क्या है कि आप यहाँ पे अपना प्राइस चेंज नहीं कर सकते, जो प्राइस मार्केट में सेट हुआ है आपको उसी प्राइस पर अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स हैं इसमें। देखो, डिमांड कर्व आपका इन्फिनिटी में होता है, नो सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर फर्म अपने प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती, जो पूरी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसे अपना प्राइस रखना होता है। मैनी स्मॉल सेलर्स, बहुत सारे स्मॉल सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे, और कस्टमर को भी सफिशिएंट नॉलेज है, मतलब उसे पता है कि हर जगह 1 रुपीज ही ले रहे हैं एक पेज का, उसे पता है। अगर आप 2 रुपीज रख लोगे ना प्राइस, आप सोचोगे कि स्टूडेंट को तो पता ही नहीं चल, मैं 2 रुपए रख लेता हूँ एक पेज का, नहीं, कस्टमर को सफिशिएंट नॉलेज होती है कि हर एक जगह इसका प्राइस सेम है, इतने ही पैसे में इतनी फोटो स्टेट होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फ्री एंट्री है, कोई भी आके अपनी शॉप खोल सकता है, कोई कभी भी एग्जिट कर सकता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहता है। तो ये तो था आपका परफेक्ट कंपटीशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मोनोपोली की। अब मोनोपोली जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये राजा जी हैं मार्केट के, ये कह रहे हैं कि मेरा ही राज चलेगा, मैं किसी को आने नहीं दूंगा, मैं मार्केट पे राज करूंगा। तो यहाँ पे मोनोपोली मीन्स कि आप क्या है, मार्केट में सिंगल सेलर है, कोई भी सब्स्टिट्यूट आपका मार्केट में नहीं है। तो यहाँ पे देखो, आप खुद सोच के देखो कि जब आप अकेले महाराज जी बन के बैठे हैं मार्केट में, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? अपना प्राइस खुद सेट करोगे या अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग करोगे? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आप प्राइस सेटर हो, मतलब आप ही अपना प्राइस सेट करोगे, 100% मार्केट शेयर आपका ही है, क्योंकि आपका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पर नहीं है, और सिंगल सेलर हो आप, मोनोपोली का मतलब ही यही होता है। तो यहाँ पे मोनोपोली का क्या एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मोनोपोली का अगर हम एग्जाम्पल ले, इंडियन रेलवेज और इंडियन पोस्ट, क्या है इनकी? मोनोपोली है।
अब इनके फीचर्स क्या क्या होती हैं, देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल प्रोड्यूसर, एक ही प्रोड्यूसर है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, इनका अपना मतलब प्राइस पर ये अपना कंट्रोल रखते हैं, मार्केट में पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनके प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका मोनोपोली। अगर हम बात करते हैं आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें, आपका आप मार्केट जाते हैं, आप सोप खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। आप शैम्पू में कौन कौन से ले सकते हैं? डव ले सकते हैं, क्लिनिक प्लस और क्लीन एंड क्लियर, और जितने भी शैम्पू हैं, मतलब तो ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको लग रहा है कि पहले मैं पैंटीन यूज करता था, पैंटीन का प्राइस अब 2 रुपए से बढ़कर 3 रुपए हो गया, तो मैं क्यों ना क्लिनिक प्लस लेने लग जाऊं, क्यों ना मैं क्लीन एंड क्लियर लेने लग जाऊं। तो मतलब क्या है, आप एक दूसरे पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप पियर्स का सोप पहले यूज करते हैं, अब वो बहुत कॉस्टली हो गया, तो आप डव पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके मार्केट में बहुत सब्स्टिट्यूट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जितनी भी आपके आसपास की मार्केट है, ऑलमोस्ट ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जितने भी आपके ये बुटीक की शॉप हैं, ये आप ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। क्योंकि क्या है कि सब्स्टिट्यूट है, अगर आपको एक जगह प्राइस ज्यादा लग रहा है तो आप फटाफट दूसरे पे शिफ्ट हो जाओगे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं कि आप बहुत जल्दी दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हो। सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बट substitutes are available in the market, close substitutes are available। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके शू स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो ये जितने भी आपके बुटीक्स हैं, शू स्टोर, रेस्टोरेंट, लॉन्ड्रीज, स्मॉल बिजनेस जो भी आप देखते हैं, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अभी अगर हम बात करें आपकी, एक सेकेंड, ओलिगोपोली। अब देखिए ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली कहाँ से निकला, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओलिगोपोली आपका जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, ओलिगोस। ओलिगोस मीन होता है फ्यू, पोलेन मीन होता है सेल, मतलब फ्यू सेलर्स हैं। ओलिगोपोली का मीन्स ही क्या निकल कर आता है, फ्यू सेलर्स। ठीक है, अब फ्यू सेलर्स मतलब मार्केट में आपके बहुत कम सेलर हैं, इतने हैं कि आप उनको इजिली काउंट कर सकते हो, उनको इजिली याद रख सकते हो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सेलर हैं कि आपको इतनी कंपनियां मिल जाएंगी एक ही प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट की, कि आप उनको याद नहीं रख सकते जल्दी। बट ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू सेलर्स होते हैं कि जिनको अगर आप एक बार रिमाइंड करने की सोचो या याद करने की सोचो तो आप इजिली उनको रिकॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जो कंपटीशन होता है वो लिमिटेड कंपटीशन होता है, क्योंकि फ्यू सेलर्स होते हैं, तो फ्यू फर्म्स होने के कारण इनका कंपटीशन जो है वो लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम ओलिगोपोली की अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, तो यहाँ पे क्या है, ओपीसी आपका एयरलाइंस है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एयरलाइंस की बात करो तो एयरलाइंस की जितनी भी कंपनीज है, कितनी है, 10 है, 12 है, 15, मतलब आप उनको इजिली काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो और याद रख सकते हो। तो ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स जिनको आप इजीली अपने माइंड में रख सकते हो कि इतनी फर्म्स है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, वो होता है आपका ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली की एग्जांपल्स हैं। अब भी हम बात करते हैं आपके ड्यूओपोली की। अब ड्यूओपोली जैसे नाम से ही आपके कहीं ना कहीं एक माइंड में क्लिक कर रहा है, ड्यूओपोली मतलब ड्यूओ मीन्स टू सेलर्स, जहाँ पे टू सेलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू सेलर्स हैं, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये नहीं कि एक दूसरे पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है और इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एक दूसरे के कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये राइवल बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे, एक का प्राइस चेंज होने पर दूसरे की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है ड्यूओपोली में। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें आपके ड्यूओपोली के एग्जांपल की बात करें, कोक एंड पेप्सी की बात करें, बोइंग एंड एयरबस, मास्टर कार्ड एंड वीजा, तो ये क्या है, ड्यूओपोली के एग्जांपल्स हैं, मतलब टू सेलर्स हैं और
हैं इंडिपेंडेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट ये क्या है, एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो प्राइस सेट करते हैं वो एक दूसरे को देखते हुए करते हैं। एक कहीं ना कहीं राइवल्स भी बन जाते हैं और मार्केट में क्या डिमांड है, ऐसा ना हो कि मैं अपना प्राइस बढ़ाऊं तो कस्टमर दूसरे पे शिफ्ट हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिओपोली में प्राइस सेट किए जाते हैं, राइट। तो ये तो थे आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमने कौन कौन से फॉर्म्स किए? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। मोनोपली में एक ही राजा है, कोई दूसरा मार्केट में नहीं है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, डिओपोली में 2 सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। इस चैप्टर में कंप्लीट आपका इतना ही था जो अभी तक हमने डिस्कस किया। इसमें देखो, इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया? डिमांड का टॉपिक स्टडी किया, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। और कौन कौन सी फॉर्म्स होती है मार्केट की, तो इस चैप्टर में हमने डिटेल में ये स्टडी किया। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम अब एक बार टॉपिक तो क्लियर हो गया है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। तो जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाइए। दिख रहा है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन, आई नो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द हायर द प्राइस ऑफ ए गुड। द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, हमने डिस्कस किया है ये चीज। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग मतलब कि प्राइस को छोड़ के बाकी सब सेम है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किस चीज का प्राइस ज्यादा है तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका? प्राइस ज्यादा है, स्मॉलर द डिमांड ऑफ ए गुड, कि उस चीज की डिमांड कम होगी। स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांडेड, या लार्जर होगी, या फिर लार्जर क्वांटिटी होगी, या लार्जर डिमांड होगी। यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान से देखो, क्या है कि अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है, सबसे पहले तो ये सोच लो प्राइस ज्यादा है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम होगी। तो क्या ऑप्शन बनता है यहाँ पर इसका? बी। समझ आई चीज क्या है? यहाँ पर देखो क्या कहना चाह रहा है, स्मॉलर इज द डिमांड फॉर ए गुड, डिमांड कम होगी। बट यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमांड किस चीज को बताता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, एक सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमांड इंप्लाइज दैट। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कि बाकी सब चीजें सेम रहने पर, बाकी सब चीजें सेम है वो तो हमें पता है। अब ए ऑप्शन क्या कह रहा है? एज द डिमांड फॉर चीज बर्गर्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ चीज बर्गर्स विल फॉल। ये क्या कह रहा है कि अगर डिमांड चीज बर्गर की बढ़ गई, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो आप क्या सोचोगे कि प्राइस कम कर दे? डिमांड बढ़ गई तो आप प्राइस कम कर दोगे, ऐसा होता है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहना चाह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन पे हम आते हैं, एज द प्राइस ऑफ चीज बर्गर्स राइज। अगर चीज बर्गर का प्राइस बढ़ जाता है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ चीज बर्गर्स विल डिक्रीज, कि अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। समझ आ रही है चीजें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ डिमांड का क्या रिलेशन है क्वांटिटी और प्राइस के बीच में? क्या रिलेशन है? इनवर्सली, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनवर्सली विद इट्स प्राइस। और यहीं पे अगर हम बात करें क्वांटिटी सप्लाइड की और प्राइस की, तो मतलब सप्लाई
एक और क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ यहाँ पे, सप्लाई एंड यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में आप सप्लाई करोगे उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज होगा तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे। तो सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशन है, इनवर्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज पीपल बाय मोर ऑफ गुड वन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड टू फॉल्स, कि दूसरी चीज का प्राइस कम होने से पहली चीज की डिमांड जो है बढ़ गई है। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था कि अगर एक चीज का प्राइस कम हो रहा है, एग्जाम्पल ले, कार का प्राइस कम हो गया तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कार का प्राइस कम होने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये कौन सी गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following market types has all firms selling products so identical that buyers do not care from which firm they buy। इतने सिमिलर प्रोडक्ट हैं कि बायर को कुछ फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी फर्म का प्रोडक्ट परचेज करें। तो इतने सिमिलर प्रोडक्ट, होमोजीनियस मतलब सो आइडेंटिकल मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म। फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म हमने कहाँ पे देखी थी, फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म, ओलिगोपोली। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्म्स फेस कंपटीशन व्हेन द गुड दे प्रोड्यूस। फर्म कंपटीशन कब फेस करती है, किस तरह की गुड्स होनी चाहिए कि जब वो कंपटीशन के लेवल पर आ जाती हैं। अब ए ऑप्शन कह रहा है, इज इन अ मार्केट विथ नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री। जहां पर एंट्री करने के लिए आप खुद सोचो, कंपटीशन, यहाँ पे एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्यादा कंपटीशन कहाँ पे होगा, ज्यादा कंपटीशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे जिस मार्केट में एंट्री करने में बैरियर हो, नहीं वहां पे अगर आ ही नहीं सकते तो कंपटीशन क्या होगा, तो इट मीन्स ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, यूनिक कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो तो क्या उसमें कंपटीशन होगा, उस प्रोडक्ट में कंपटीशन होगा, उस प्रोडक्ट में कंपटीशन आपका नहीं होगा। एक सेकेंड, तो उस प्रोडक्ट में आपका कंपटीशन, उस प्रोडक्ट में आपका कंपटीशन नहीं होगा। अब थर्ड अगर हम बात करें, कंपटीशन कहाँ होगा, इज इन अ मार्केट विद लीगल बैरियर्स। यहाँ पे तो नेचुरल बैरियर थी, किसी भी तरह की बैरियर हो अगर मार्केट में आने से तो वहां पे कंपटीशन तो होगा ही नहीं, चाहे वो लीगल हो या नेचुरल हो। तो यहाँ पे भी कंपटीशन नहीं होगा। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है, हैज ए क्लोज सब्स्टिट्यूट। जहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे, डव की जगह आप पियर्स ले लो, आप कोई और सोप ले लो, आप कोई और शैम्पू ले लो, मतलब जहां पे आपको वैरायटी दिखेगी, क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड। एक गुड के प्राइस में चेंज होने से, यहाँ पे क्या है आपके ऑप्शंस देखो, डिमांड कर्व आपको कैसा बनता है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, शिफ्ट द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा बट डज नॉट कॉज ए मूवमेंट अलोंग इट। देखो ये क्वेश्चन आपको यही समझ आ गया होगा। एक हमने पॉइंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, कौन सा पॉइंट था अगर आपको याद हो, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि डिमांड में चेंज कैसे कैसे होता है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब हमने क्या देखा था कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है, अदर देन प्राइस फैक्टर्स में, अदर देन प्राइस।
मतलब यहाँ पे आपकी इनकम चेंज हो रही है या फैशन में चेंज हो रहा है, तो उस केसेस में शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होता है। और प्राइस में चेंज होने से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। ये हमने देखा था और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि अब ये क्या कह रहा है, प्राइस में चेंज होने से क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब ये ऑप्शन देखिए आपको ढूंढना है कहाँ पर है ये, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, चेंज इन प्राइस ही पूछा है इसने। चेंज इन प्राइस में क्या होगा, अब ए ऑप्शन कह रहा है शिफ्ट द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा नहीं, डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है, अदर देन प्राइस फैक्टर में। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो इसमें एक सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है डज नॉट शिफ्ट द गुड्स डिमांड कर्व बट डज कॉज ए मूवमेंट अलोंग इट। तो क्या है, शिफ्ट तो नहीं हो रहा, आप भी कह रहे हो कि शिफ्ट नहीं हो रहा, क्योंकि शिफ्ट कब होता है, अदर देन प्राइस फैक्टर में। और क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो प्राइस में चेंज होने से क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ोगे तो इसमें क्या है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड ऑल्सो कॉज, मतलब दोनों होंगे, दोनों तो हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे कह रहा है दोनों नहीं होंगे, यहाँ पे कह रहा है कि शिफ्ट भी होगा और मूवमेंट भी होगा, ऐसा नहीं है, ना शिफ्ट होगा ना मूवमेंट होगा, ऐसा भी नहीं है। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में इस टॉपिक में से रिलेटेड। अब देखो, आप जब नोट्स देखेंगे, मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिया, तो नोट्स में मैंने और भी कई क्वेश्चंस डाले हैं कि किस तरह से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे वे में और स्टडी कर सकते हैं, और आपके एमसीक्यूज डाले हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आपको अपना 100% दूँ, बट जैसे जैसे हम टॉपिक कर रहे हैं प्लीज़ वैसे वैसे आप उसे नोट करते रहिए, आप उसे अच्छे से समझिए। राइट, बाय बाय।